अब हम बात करते हैं कॉजेशन ऑफ वॉर के बारे में। तो इसके अंदर जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सर्व किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कॉजेज ऑफ वॉर, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा उनका एक ओवरव्यू देता हूँ। इसमें एक हैं क्विंसी राइट, इनकी एक बुक है स्टडी ऑफ वॉर, जिसमें इन्होंने पॉलिटिको टेक्नोलॉजिकल, ज्यूरो आइडियोलॉजिकल, सोशो रिलीजियस और साइको इकोनॉमिक कॉजेज़ जो है ना वो वॉर के आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, इन जो कॉजेज़ हैं आपकी, ये तमाम के तमाम कॉजेज़ जो हैं, ये तमाम कॉजेज़ किसी ना किसी तरीके से आगे हम जब इसको कैटेगराइज करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, तो हम देखते हैं इनको अभी। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो आपका टेल ए टर्नर हैं, उनकी भी एक बुक है कॉजेज़ ऑफ वॉर एंड द न्यू रेवोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने 40 कॉजेज़ बताए जिसको उन्होंने कैटेगराइज किया इकोनॉमिक, डायनेस्टिक, रिलीजियस और सेंटिमेंटल कॉजेज़ में। तो ये आप लोग रेफरेंस के तौर पर इनको दे सकते हैं कि जो भी हम लाजमी सी बात है अब कॉजेज़ डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं जाके इन्हीं दोनों के बताए हुए कॉजेज़ में जाकर शामिल होंगे। ठीक है, प्रोफेसर चार्ल्स हॉज जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो है ना बुक लिखी है, टेक्स्ट बुक इंटरनेशनल रिलेशंस 1930 में। उन्होंने बताया चार बेसिक जो है ना मेन जो है वो 4 रीजंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक। इसमें सोशल में इन्होंने रिलीजियस, रेशल, कल्चरल, चॉवनिस्टिक और बताया कि फेयर जो होता है आपका, यानी कि सिक्योरिटी डायलेमा, ये सोशल कॉजेज़ हैं आपके। फिर पॉलिटिकल में उन्होंने बताया कि मोनार्किक, यानी कि मोनार्की जो होती है उनकी वजह से, किंगशिप की वजह से, डोमेस्टिक और नेशनलिस्टिक, इम्पीरियलिस्टिक, डिप्लोमेटिक, ज्यूरिडिक, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। इम्पीरियलिज्म भी आपको पता ही है कि जो कॉलोनाइजेशन हुई थी, ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल कॉजेज़ में आती हैं वॉर की। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक कॉजेज़ होती हैं जो कि जिसकी बेस होती है टेरिटरी। फिर डिसआर्मामेंट या आर्मामेंट जो होता है आपका, वर्ल्ड पोजीशन कि आपकी वर्ल्ड में पोजीशन क्या है, और कुछ वाइटल इंटरेस्ट जिनको हम नेशनल इंटरेस्ट भी कहते हैं, उनकी वजह से भी आपकी वॉर होती है। इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉपुलेशन, कमर्शियल पॉलिसी जो है आपकी, ठीक है, जो आपकी जो ट्रेड से रिलेटेड होती है वो, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, जो आप दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करते हैं उसकी वजह से। फिर आपका इंडेमनिटीज़ जो है आपकी, उनकी वजह से। और आपके जो है न्यूट्रल राइट्स, जो कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं आपके, वो वाले राइट्स। ठीक है, यानी कि हर आदमी के जो जनरली एक्सेप्टेड, जो कि आपका UDHR ने हमें बताए हैं, वो तमाम के तमाम राइट्स, जिनमें इकोनॉमिक ख़ास तौर पर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी इन्होंने बताई कॉजेज़ में आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मली कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं वॉर की। सबसे पहले तो कुछ हमारी होती हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं, कुछ होती हैं नेसेसरी कॉजेज़। ये कौन सी होती हैं? ये ऐसी कॉजेज़ होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से वॉर होती है ना। तो ये कुछ कॉजेज़ होती हैं उसके अंदर क्या जो मेन रीज़न हो सकती हैं, जो कि कॉमन भी हो सकती हैं, वो है कि स्टेटस को, यानी कि जो आपका स्टेटस को है, यानी कि जो आपकी टेरिटरी है उसको आपने मेंटेन रखना है। जब भी वो स्टेटस को आपका डिसरप्ट होगा तो फिर आपकी वॉर होगी, और ये नेसेसरी कॉजेज़ में आएगी। क्रॉस प्रेशर, जो आपके ऊपर क्रॉस प्रेशर डाला जाए, यानी कि दो तरफ से आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, तब भी आप अगर मजबूर होंगे तो फिर जो है ना वो लड़ाई की तरफ आपका रुझान जा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका क्रॉस प्रेशर होता है वो आपके इंटरेस्ट को अपोज कर रहा होता है। ठीक है, इसको जो रिचर्ड डेविटेक हैं, उन्होंने जो है ना इस बात को क्रिटिसाइज किया और कहा मैं इस चीज़ को नहीं मानता। उन्होंने इसके ऊपर यही बात की कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टेटस को जब डिसरप्ट किया जाता है तो लड़ाई नहीं होती, क्रॉस प्रेशर के ऊपर भी कभी कभी लड़ाई नहीं भी होती। तो इस वजह से रिचर्ड डेविटेक ने क्या किया, इस बात को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं रेगुलर कॉजल पाथ्स टू वॉर। ठीक है, कुछ पाथ्स होते हैं। ठीक है, वो कैसे कि जैसे टेरिटोरियल डिस्प्यूट आ गया आपका, तो ये आपका इस वजह से क्राइसिस आपका आ जाता है। ठीक है, आर्म्स रेस, इस वजह से भी आपकी लड़ाई हो जाती है कि अगर आपके ऊपर कोई सिक्योरिटी डायलेमा आता है, ये आपके वही सोशल जो है ना कॉजेज़ में आ जाती है चीज़। तो जो आपका सिक्योरिटी डायलेमा होता है उसकी वजह से आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर हाँ, इसके बाद जो है ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज़ भी होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला होता है चांस ऑक्यूरेंसेस। तो चांस ऑक्यूरेंसेस का क्या मतलब होता है
कि भाई कोई ऐसे जो है ना वो कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़, कोई ऐसे जो है ना वो सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाएं कि आपको चांस मिल जाए वॉर का, ठीक है, ऐसा चांस बन जाए वॉर का, ठीक है। दूसरा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या होता है कि वॉर कंड्यूसिव मैकेनिज्म होता है। इसमें ये कि आपका अपना रुझान होता है, आपको खुद ही जो है ना मसला होता है कि मैं वॉर की तरफ जाऊंगा। जैसे कि आपका मोदी है, उसको खुद ही ख्वाहिश है, आप देखते हैं कि खुद ही उसको शौक है वॉर करने का, ठीक है। तीसरा है आपका एक्शंस एंड इन एक्शंस ऑफ एक्टर्स, यानी कि एक तो एक्शंस जो स्टेट्स जो है ना अगर कोई एक्ट करते हैं उसकी वजह से भी वॉर होती है, और अगर इन एक्शंस यानी कि अगर वो कोई एक्शन नहीं करते तब भी आपका जो है ना वो वॉर होती है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ आपके होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे कौन से होते हैं, सफिशेंट कॉजेज़, ठीक है। उसके बाद हमारे जो होते हैं वो होते हैं सफिशेंट कॉजेज़, जो कि आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स एक मिसाल में यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक हो गया। फिर आपके होते हैं, अब हम कॉजेज़ ऑफ वॉर अंडर द 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, ये हम डिस्कस करेंगे। ये बात आप लोग समझ लें कि जो 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं ये आप लोग किसी भी सिचुएशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी वॉर है, कोई और फिनोमिनॉन है, तो वहाँ पर आप ये इस 4 लेवल ऑफ एनालिसिस की मदद से आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो पहला जो है आपका वो होता है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। इसके अंदर आपका जो टाइप ऑफ लीडरशिप आ जाती है कि आपकी जो लीडरशिप है वो किस टाइप की है, क्या वो एग्रेसिव है, वो वायलेंट तो नहीं है कहीं, या अगर वो अच्छी है, अच्छा जो है ना वो बंदा है, तो ज़्यादा अच्छा है तो भी उसके गले में मसला होता है, फिर लोग उसको जो है ना वो सप्रेस करते हैं। फिर क्रेजी लीडर्स अगर हों तो भी काम आपको पता है ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग जो है आपका, ये भी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक रीज़न आता है कि अगर आप जो आपका जो डिसीजन है वो अगर आपका इर्रेशनल होगा तो भी आपकी वॉर हो सकती है। और अगर जो आप रैशनैलिटी की तरफ जाएंगे, आप क्योंकि रैशनैलिटी जब आप चाहेंगे तो लाजमी बात है सबसे जो पहले है आप अपना जो आपका सेल्फ, जो आपका इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको तो आप उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप जब रैशनली बिहेव करेंगे तो लाजमी सी बात है कि फिर हो सकता है कि लड़ाई भी आपको करनी पड़े, ठीक है। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये, लाजमी सी बात है। जो इंडिविजुअल लेवल पे बात आती है तो लीडर्स की जो हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे बात आ जाती है कि भाई ह्यूमन नेचर, एक इंडिविजुअल की नेचर क्या है। तो इंडिविजुअल की हम नेचर बता रहे हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर एक इंडिविजुअल की नेचर जो है वो एग्रेसिव भी हो सकती है, वायलेंट भी हो सकती है, ठीक हो गया। फिर लस्ट ऑफ पावर, ये आपको पता है लीडर्स के अंदर आमतौर पर ये खसूसियत होती है कि लस्ट ऑफ पावर उनके अंदर होती है, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या कॉजेज हो सकते हैं वॉर के, पहला कॉज ऑब्वियसली नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि आप अपनी जो आपकी कौम है, जो आपके अपने लोग हैं, उनकी पहचान हो जाती है आपको, और जो आपके अपने नहीं हैं यानी कि जो आपकी कौम के नहीं हैं उनकी भी पहचान आपको, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, और डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हो। और शुरू करना इस बात की अलामत है कि आप नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हो, आप अपनी नेशन को जो है ना कुछ वो दे रहे हो, तरजीह दे रहे हो, ठीक है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी हो जाते हैं अगर आपके एथनिसिटी की बेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो उससे पहले मतलब फॉल ऑफ ढाका से पहले आपने देखा था कि दोनों के बीच में जो लैंग्वेज को लेकर फड्डे थे, बंगाली और उसके उर्दू को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा थे। उस वजह से फिर कहीं ना कहीं जो वॉर हुई आपने देखा था, तो उस ये भी एक वजह बनी, जो सेपरेशन हुई तो ये भी एक वजह आपकी बन गई। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स भी इस चीज़ के अंदर आ जाती हैं कि डेमोक्रेसी या आपका डिक्टेटरशिप है या कोई भी किस्म की गवर्नमेंट है आपकी, तो वो मैटर करती है कि उसका कितना रोल है। तो उस वजह से भी आपकी वॉर्स होती हैं। डोमेस्टिक कंडीशंस आप देखते हैं कि डोमेस्टिकली आपकी क्या कंडीशंस चल रही हैं, आपके हालात कैसे हैं, पॉवर्टी है नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपकी आ जाती हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे आपका जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आपका आ जाता है इसके अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी वजह से भी वो लाजमी बात है, अगर वो अपोजिशन में होंगी या अगर वो चले गवर्नमेंट में भी है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको जो है ना जो लाजमी बात है जो उसकी जो पब्लिक है, आवाम है, उसको उसने जो है ना वो सेटिस्फाई भी तो करना है ना।
तो वो हो सकता है कि फिर पब्लिक ओपिनियन, आपको पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ वहाँ पे नेशनलिज्म है, तो नेशनलिज्म की वजह से जो पब्लिक ओपिनियन आपका शेप होता है वो दूसरी स्टेट के एंटी हो जाता है कभी कभी, तो फिर जो है ना इससे लड़ाई आपकी हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री जो है आपकी, इस वजह से भी आपकी लड़ाई होती है कि आपकी जो इंडस्ट्री है या आपके इकोनॉमिक सेक्टर है, क्योंकि वो अक्सर ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं रॉ मटेरियल पे, तो रॉ मटेरियल आपको अक्सर क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जब इंपोर्ट आप करते हैं तो फिर लाजमी सी बात है ट्रेड रिलेशंस आ जाते हैं, तो एक मसला बन जाता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पर आप देख सकते हैं। मिलिट्री आपकी जो है ना, और आपका फॉरेन पॉलिसी और आपकी ब्यूरोक्रेसी, ये तीनों ही एक किस्म से जो है ना आपका, अगर आपकी मिलिट्री जो है ना वो उसके अंदर जज्बा है, जोश है, तो आपका फिर जो है ना चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी जो है ना वो लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा लाजमी बात है, अगर मिलिट्री के अंदर जोश है तो फिर रुझान यही बनेगा कि लड़ाई की जाए। इंटर स्टेट लेवल के ऊपर देखते हैं तो स्ट्रगल ऑफ पावर, यानी कि वही इंडिविजुअल लेवल पर, और जो आपने देखा था कि जो इंटरस्टेट लेवल पे जो एक इंडिविजुअल चाहता है लस्ट ऑफ पावर, तो इसी तरह से जो आपकी पूरी स्टेट है वो भी लस्ट ऑफ पावर चाहती है। ऑब्वियसली वो उसके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर होता है। अलायंस फॉर्मेशन और आपका डिसोल्यूशन, यानी कि अलायंस बनाते भी हो आप, तोड़ते भी हो, इन वजूहात से भी आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। अलायंस बनाने से आपका बैलेंस ऑफ पावर या तो जो है ना वो कभी डिसरप्ट अगर हुआ तो लाजिम बात है लड़ाई होगी, ठीक है। पावर ट्रांजिशन, आपने देखा था कि जो क्यूबा था कोल्ड वॉर के अंदर, जो अमेरिका के करीब था 90 माइल्स अवे, तो वो एक ऐसा कंट्री था जो कि पावर ट्रांजिशन के तौर पर काम कर रहा था। तो उसी पर डिपेंड, अगर वो क्यूबा यूएसए की तरफ होता तो पलड़ा यूएसए की तरफ जाता, और अगर वो आपने देखा था कि वो रशिया की तरफ था, तो इस वजह से ये जो 1962 के अंदर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, इस वजह से हमने देखा कि जो इसका रुझान था, रशिया का जो पलड़ा था वो भारी हो गया था 1962 के अंदर, ठीक है। फिर ट्रेड रिलेटेड फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो जो आपके डोमेस्टिक लेवल पे जो आते हैं वो अलग, ठीक है, और जो आपके इंटर स्टेट लेवल पे होते हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है, जिसमें हम प्रोटेक्शनिज्म जैसी पॉलिसियां लगाकर जो है ना वो हम अगले जो कंट्री होता है, यानी कि जो टैरिफ लगाते हैं हम, उससे हम अगले कंट्री को जो है ना वो तंग करते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आजकल, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप तो है ही नहीं आजकल, मगर जब वो था उसने चाइना को बहरहाल तंग किया हुआ था। अब तक नई पॉलिसी नहीं आई है अमेरिका की, जब वो आएगी फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये जो है ना आपका बात करती है थ्योरी कि जो डेमोक्रेसीज हैं जितनी भी जमहूरियत जिन कंट्रीज़ में है, वो ज़्यादातर लड़ाई उनके बीच में नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ या बहुत कम ऐसा होता है कि जो दो डेमोक्रेसीज़ हैं वो आपस में लड़ाई करें। तो ये एक थ्योरी यहाँ पर आती है, ये सोल्यूशन के तौर पर भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या आप देखते हैं रीजंस, एक तो एनार्की है सबसे बड़ी, ये तो इसको जो है ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। फिर साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री जो आपका है, जो कि आपका दिया है हेंस जे मॉर्गनथाउ ने, ठीक है। मॉर्गनथाउ ने बताया था साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने उसमें यही बताया था कि भाई जो है आपका आर्म्स रेस होती है, बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट होता है, ठीक है ना, फिर आपका वॉर होती है, फिर वॉर के बाद फिर आपका बैलेंस ऑफ पावर कायम हो जाता है, ठीक है। ये एक साइकिल उन्होंने बनाया था, ठीक है। ये साइकिल आप लोग खुद भी आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं इजीली, जो है ना कि आपको पता है पहले जो है ना एनार्की है, एनार्की के बाद जो है ना आपको पता है सिक्योरिटी डायलेमा आता है, जो है ना फिर आपका आर्म्स रेस शुरू हो जाती है, फिर बैलेंस ऑफ पावर डिसरप्ट होता है, फिर वॉर होती है, ठीक हो गया। ये आपका साइकिल आ गया इसके अंदर। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर आपका चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है ना बार बार, आप देखते हैं आपने देखा होगा कि जो है ना कभी भी कोई ऑर्डर 100 साल से ज़्यादा नहीं टिका, ठीक है। और अब जो यूनिपोलैरिटी है इसके भी ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी, क्योंकि मल्टीपोलैरिटी आ रही है। पहले बायपोलैरिटी थी, उससे पहले फिर मल्टीपोलैरिटी थी, ठीक है। तो ये इस तरह चलता रहता है मामला। तो ये इन जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है बार बार, तो लाजमी बात है अब नई नई स्टेट्स आती हैं, फिर नए नए लोग आते हैं, तो हर एक की अपनी मेंटालिटी होती है। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर फिर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की वजह से एक रीज़न आ जाती है कि वॉर आपकी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है तो एक लड़ाई ज़रूर होती है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने से पहले, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है,
कि आपने देखा कि जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। इसी वजह से भी जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके यहाँ इतनी अच्छी रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, तो वो उनको ब्लेम करते हैं कि भाई इन्होंने टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना इम्प्रूव करके अब हमारे लिए क्या है, डिपेंडेंसी क्रिएट किया है। तो डिपेंडेंसी की वजह से भी आपको पता है, डिपेंडेंसी की वजह से पॉवर्टी और ये तमाम चीज़ें, इन्फ्लेशन आती है। फिर लाजमी बात है ये एक इकोनॉमिक कॉजेज़ और आपका टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़ इसमें ही आ जाते हैं कि इस वजह से भी आपकी लड़ाई होती है। वर्ल्ड ओपिनियन क्या कहता है? जैसे आपने देखा था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, जब आपने देखा अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने अटैक किया था इसमें वॉर ऑन टेरर में, तो उसमें वर्ल्ड ओपिनियन यूएसए के साथ था कि भाई चले, बहुत अच्छी बात लोग करते कि भाई वॉर ऑन टेरर है, इसको लोग गुड वॉर की टर्म दे रहे थे। ठीक है, तो ये भी होता है आपका ग्लोबलाइजेशन है एंड एंटी। इसके अलावा आईएसआईएस के ऊपर जो अमेरिका ने, आपको पता है कि जब उसके ऊपर जो है ना अटैक करने के लिए लाजमी बात है प्रॉक्सी तैयार की थी, तो उसमें भी वर्ल्ड ओपिनियन शामिल था। पूरी दुनिया के जो है ना वो कंट्रीज़ अमेरिका को कह रहे थे कि भाई दुनिया में फसाद ख़त्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो फिर उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन या एंटी ग्लोबलाइजेशन, जिसमें एक एंटी ग्लोबलाइजेशन की एक मूवमेंट भी चली, एक वेव भी चली है, वो भी हम देखेंगे। फिर न्यू इम्पीरियलिज्म या क्लासिकल इम्पीरियलिज्म, ये भी आपकी कॉजेज़ हो सकती हैं। कैसे? न्यू इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि आप डायरेक्टली कॉलोनाइज नहीं करते किसी कंट्री को, आप अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू किसी कंट्री को आप कॉलोनाइज करते हैं, जैसे कि अमेरिका ने किया हुआ है। आप देखते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, ये दो जो है ना जो नज़रियात हैं, वो अमेरिका फ्लरिश करना चाह रहा है पिछले 200 सालों से। ठीक है, तो यही जो है ना वो काम है। इसमें क्लासिकल इम्पीरियलिज्म में कोएर्सिव मीन्स आ जाते हैं, जिसमें आपने देखा था कि जो मर्केंटलिज्म था, ठीक है, या कॉलोनाइज करके आप जो है ना वो उल्टे पुल्टे टैक्स लगाते थे, उल्टे पुल्टे जो है ना एक्ट्स लगाते थे। तो इस तरह से आपका जो है ना ये भी वॉर की एक वजह बन जाती है।